हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जाइलम, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन कैम्बियम और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा जो हमारा जल और खनिज लवणों का संवहन करता है। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर की। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। जाइलम जो होता है जल और खनिज लवणों का संवहन करता है। तो जैसा कि हर बार मैं मेंशन करता हूं हर प्रश्न का सही उत्तर, तो इस बार भी मैं मेंशन कर लाया हूं जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। पहले में हमसे जल और खनिज का पूछा गया था, दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है, यानी कि भोज्य पदार्थ जो खाने वाले पदार्थ होते हैं। पहला ऑप्शन जाइलम, दूसरा ऑप्शन फिलोएम, तीसरा ऑप्शन कैम्बियम और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की। तो भोज्य पदार्थों का जो संवहन करता है वो करता है फ्लोएम। फ्लोएम हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है फ्लोएम। फ्लोएम करता है भोज्य पदार्थों का संवहन और जाइलम करता है जल और खनिज पदार्थों का संवहन। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, पर्णपिर्तान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता है। मतलब कि जो पत्तियों का रूपांतरण होता है वो पर्णपिर्तान के रूप में होता है और ये किसके अंतर्गत आता है, यानी कि ये किस में पाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया है मटर, दूसरा ऑप्शन है सरसों, तीसरा ऑप्शन है नीम और चौथा ऑप्शन है मक्का। तो जो हमारा पत्तियों का रूपांतरण होकर पर्णपिर्तान होता है वो हमारा पाया जाता है मटर के अंदर। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मटर। मटर के अंतर्गत आता है हमारा पर्णपिर्तान। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जीरोफाइटा, दूसरा ऑप्शन एपीफाइटा, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोफाइट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जीरोफाइट, एपीफाइट और हाइड्रोफाइट इनमें से कौन से पौधे कहलाएंगे जो हमारे मरुस्थल में उगते हैं। बात करते हैं चौथे प्रश्न के सही उत्तर की। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीरोफाइट, यानी कि बिना पानी के हमारे जो मरुस्थल में कम पानी में उगते हैं उन्हें कहते हैं जीरोफाइट। और हाइड्रोफाइट, हाइड्रो यानी कि पानी, तो हाइड्रोफाइट हमारे पानी के अंतर्गत उगने वाले पौधे कहलाएंगे। इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। कंडरा जोड़ती है। तो जो कंडरा होती है वो हमारी किस चीज को जोड़ती है। पहला ऑप्शन हड्डियों को हड्डियों से, दूसरा ऑप्शन पेशियों को पेशियों से, तीसरा ऑप्शन तंत्रिका तंत्र को पेशी से और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है पेशियों को हड्डियों से। तो जो कंडरा हमारे शरीर में पाई जाती है वो किस चीज को जोड़ती है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेशियों को हड्डियों से जो जोड़ती है वो हमारी कंडरा जोड़ती है। अब बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। पहला ऑप्शन स्टेपीज, दूसरा ऑप्शन फीमर, तीसरा ऑप्शन इनकस और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है इसको आप गूगल करके देख लेना, कहीं कहीं इसका ऑप्शन इनकस मिलता है, लेकिन जब भी आप गूगल कर देखेंगे तो इसका आंसर मिलेगा स्टेपीज। पहले ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी हमारी कान में पाई जाने वाली होती है स्टेपीज। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया अपूर्णता रोग, दूसरा ऑप्शन है कैंसर, तीसरा ऑप्शन टीबी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया इनमें से
कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं विटामिन की कमी से होने वाला रोग। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपूर्णता रोग। विटामिन की कमी से होता है अपूर्णता रोग। तो आपको विटामिन का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, एक क्वेश्चन आपको बीमारी से मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। 1 गज बराबर होता है, तो जो हमारा 1 गज बराबर होता है वो कितने के बराबर होता है? पहला ऑप्शन 5 फुट के, दूसरा ऑप्शन 4 फुट के, तीसरा ऑप्शन 3 फुट के और चौथा ऑप्शन 2 फुट के। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 फुट के। लेकिन ये पूरा 3 फुट नहीं होता है, जो 1 गज होता है हमारा वो होता है 2.98, इतने फुट के बराबर होता है हमारा 1 गज। तो आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर आपको ऑप्शन में 2.98 दिख जाए तो यही हमारा सही उत्तर होगा, वहां पर 3 हमारा सही उत्तर नहीं होगा। यहाँ लगभग बराबर होता है 3 के, तो इसलिए हम लोग 3 को सही उत्तर मानते हैं। अब बात करते हैं 90 प्रश्न के बारे में। भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया जड़, दूसरा ऑप्शन तना, तीसरा ऑप्शन पत्ती और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो ऐसी कौन सी चीज है जो भूमि से जल और खनिज लवणों को अवशोषण करके पौधों की भूमि में जहां पौधे होते हैं वहीं तक स्थिर रखती है? तो 90 प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो 90 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जड़। तो जो पौधों की जड़ होती है वो भूमि से खनिज लवणों और जल का अवशोषण करके पौधों तक स्थिर रखती है। इसके बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है जलीय कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधे बहुत सारे होते हैं और हमसे पूछा गया है जलीय कीटभक्षी पौधा कौन सा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है ड्रोसेरा, दूसरा ऑप्शन नेपेंथीस, तीसरा ऑप्शन यूट्रिकुलेरिया और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो बात करते हैं 10वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो जलीय कीटभक्षी पौधा होता है यूट्रिकुलेरिया। ये हमारा जल में कीटभक्षी पौधा होता है यूट्रिकुलेरिया। इसके बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन बीजों में केवल एक बीजपत्र मक्का धान गेहूं पाया जाता है, तीसरा ऑप्शन विकल्प आ और बा दोनों ही सही है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं के बारे में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आ और बा दोनों, क्योंकि एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास भी पाया जाता है और उनमें केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन इनकी पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन बीजों में 2 बीजपत्र पाया जाता है, तीसरा ऑप्शन विकल्प आ और बा दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि द्विबीजपत्री पौधों में जालिकाबाद सिरा विन्यास पाया जाता है और उनमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया है जड़ों के प्रकार हैं। तो जड़ों के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मूसला जड़, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है अपस्थानिक जड़ और तीसरा ऑप्शन है विकल्प आ और बा दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं जड़ों के प्रकार के बारे में। तो जड़ों के प्रकार हमारे मूसला जड़ भी होती हैं और अपस्थानिक जड़ भी होती हैं। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विकल्प आ और बा दोनों, क्योंकि दोनों ही प्रकार की हमारी जड़ें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न हमसे पूछा गया है अपेंडिक्स, जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है, इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है, यह है पहला ऑप्शन अवशेषी अंग, दूसरा ऑप्शन समरूप अंग, तीसरा ऑप्शन जन्मजात अंग और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो 14वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपेंडिक्स हमारे जो शाकाहारी पशुओं में विकसित होता है वो होता है अवशेषी अंग। अब बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वां प्रश्न हमसे पूछा गया है पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पहला ऑप्शन जड़ द्वारा, दूसरा ऑप्शन तनु द्वारा, तीसरा ऑप्शन है स्टोमेटा या पर्णरंध्र द्वारा और चौथा ऑप्शन इन सभी के द्वारा।
तो बात करते हैं 15वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो होती है स्टोमेटा के द्वारा, यानी कि पर्णरंध्र के द्वारा। इनके स्टोमेटा के द्वारा ही बाष्पो उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो ये थे आज के हमारी वीडियो के 15 प्रश्न। ये 15 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दें, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।